अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। काली दीवारें। ये तकरीबन 1934 की बात है। हम हिंदुस्तान के मौजूदा शहर अंबाला के इलाके रामगढ़ की गली नंबर 4 में रहा करते थे। मेरे वालिद साहब शाहिद खान बिजली के महकमे में बतौर क्लर्क काम किया करते थे। वो अपनी बकिया तयशुदा वक्त की सरकारी ड्यूटी देने के बाद दुल्हन बाजार के बाहर फ्रूट चाट की रेडी लगा लिया करते थे। वो अपनी फ्रूट चाट में अपने हाथ से पिसे हुए आला मेयार के मसाले डालते थे। यही वजह है कि इनकी बनाई हुई फ्रूट चाट इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में बहुत मशहूर थी। वालिद की ख्वाहिश थी कि इनका अपना कोई ज़ाती मकान हो। इसकी वजह यह थी कि मुझ समेत इनके मजीद 5 बच्चे थे। नीज वो खुद और अम्मी भी थीं। हमारी फैमिली एक छोटे सरकारी क्वार्टर में रहते थे। दूसरी जानिब वालिद साहब की रिटायरमेंट में कुछ अरसा रह गया था। जाहिरी बात है हमारी फैमिली को वालिद साहब की रिटायरमेंट के बाद इस क्वार्टर को भी खाली करना था। इसलिए वो अपना मकान खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। लेकिन इस जमाने में भी इस वक्त की आमदनी के मुताबिक जायदाद की बहुत कीमत थी। मेरे वालिद के पास इतने पैसे जमा ही नहीं हो रहे थे कि वो इसी शहर में कोई मकान खरीद लें। हम बहन भाई क्योंकि शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, इसी वजह से वालिद की ख्वाहिश थी कि इन्हें अपना ज़ाती मकान अंदरूनी शहर ही में मिले। इधर वालिद के महकमे से फलां तारीख क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर भी मिल चुका था। वालिद की दिली ख्वाहिश थी कि वो नौकरी से फारिग और सरकारी क्वार्टर खाली करने के बाद अपने ज़ाती मकान में जाएं, ना कि किराए के मकान में। वो कहते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इधर उधर धक्के खाएं। इसलिए इन्होंने काफ़ी लोगों को मकान खरीदने के बारे में कहा हुआ था, लेकिन जिस कीमत पर वो मकान खरीदना चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। दरअसल वालिद साहब का ख्याल था कि इनकी रिटायरमेंट में 6 माह हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गलती की वजह से इनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 माह रह गई थी और इन 2 माह में हर सूरत में वालिद साहब को कोई ना कोई मकान खरीदना था। एक दिन हमारे क्वार्टर में एक बूढ़ा शख्स और इसका बेटा आया। इस बूढ़े ने वालिद साहब को कहा कि शाहिद साहब, सुना है आप इस शहर में कोई मकान खरीदना चाहते हैं। जी हाँ, मुझे अगले 2 माह में लाजमी कोई ना कोई बच्चों के लिए छत तलाश करनी है। इस बूढ़े शख्स ने वालिद को कहा कि मेरे पास रेलवे रोड की फलां गली में एक मकान है, इसे मैं 11,000 रुपये में फरोख्त करना चाहता हूँ। इसने अपनी कुछ मजबूरी बताई। वालिद इसकी ये वाली बात सुनकर बहुत खुश हुए। जी, आपके पास इस मकान के पक्के कागजात हैं? वालिद के सवाल पर इस बुढ़े ने बड़े वसूख से कहा कि अरे भाई, मेरे पास 16 आने सच्चे पक्के कागजात हैं, असली रजिस्ट्री फर्द वगैरह। वो बूढ़ा न सिर्फ अपना पता दे गया बल्कि ये भी कह गया कि वो अपनी डिमांड में कुछ कमी भी कर देगा। ये खबर वालिद साहब के लिए बहुत तसल्ली बख्श और खुशाइन थी। वालिद साहब ने फौरी तौर पर इन चंद सियाने दोस्तों से मशवरा किया जो कि प्रॉपर्टी के रमूज़ व नियाज अच्छी तरह जानते थे। इन्होंने वालिद साहब को जवाबन मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर इस मकान को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस बुढ़े को इस वक्त रुपयों की अशद ज़रूरत है। वालिद साहब ने इस बुढ़े से कागजात लेकर मुतल्लिका महकमों से चेक करवाए। वो वाकई खरे निकले। इसके बाद वालिद ने फौरी तौर पर यह मकान खरीदने का फैसला कर लिया। इन्होंने वालिदा समेत हम सब बच्चों को मकान दिखाया। वो मकान वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इस बूढ़े ने बतला दिया था कि इसने ये मकान बड़ी चाह और दिल से बनाया था। वालिद ने इस बाबे को फौरी तौर पर 10,000 रुपये दिए और इससे रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली।
हम लोगों ने 15 रोज पहले ही इस नए मकान का कब्जा ले लिया और इस दौरान वालिद भी महकमे से रिटायर्ड हो गए। अभी हमें नए मकान में शिफ्ट हुए 2 माह ही हुए थे कि मेरी वालिदा को अचानक अजीब सी बीमारी लगी। बीमारी ये थी कि इनके सर में शदीद दर्द रहता था और कहती थी कि इन्हें यहाँ शदीद घबराहट होती है। वालिद ने इन्हें कई डॉक्टरों हकीमों को दिखाया लेकिन इन्हें रत्ती भर भी मामूली सा भी आराम ना आया। वालिदा ने घर के काम काज में दिलचस्पी लेना भी छोड़ दिया और वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती। घर का सारा निजाम डिस्टर्ब हो गया। दूसरी जानिब मेरी छोटी बहन रुकैया के मुंह से एक दिन अचानक गाढ़ा काला खून आने लगा। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इसे वालिद साहब ने फौरी तौर पर नेशनल अस्पताल के बड़े डॉक्टर को दिखाया तो वो भी इस बीमारी का असल सबब ना समझ सका। वो हैरान हुआ कि रुकैया के मुंह से स्याह खून कैसे आ रहा है। ऐसी बीमारी की कैफियत पहले तो कभी नहीं थी। इस डॉक्टर ने उल्टी सीधी बेमकसद दवाइयां देकर टाल दिया। रुकैया की हालत में जरा बराबर भी फर्क न पड़ रहा था। इसके मुंह से बददस्तूर गाढ़ा खून आ रहा था। इस बदतरीन सूरत हाल से वालिद दोहरी जहनी अजियत का शिकार थे। वालिदा इन्हें ये ताना देने लगी कि ये नया मकान हमारे लिए बुराई और बेबरकती का बायस बन रहा है। वालिद ने मकान में कई बार कुरान शरीफ के खत्म करवाए। वो खुद भी सुबह सवेरे उठकर पूरे घर के कोनों में फिर कर सूरतें पढ़ा करते थे। वालिदा की तबीयत में तो कुछ सुधार आ गया था लेकिन रुकैया बहुत तकलीफ में थी। हमें कभी कभार इस मकान में किसी के चलने की आवाजें भी आती थी। एक आध दफा चुड़ैल का हैवला सा भी नजर आया। वालिद पहले ही बहुत परेशान थे। इन्हें हर जगह से ये आवाजें मशवरे सुनाई देने लगे कि ये मकान मनहूस और सायाशुदा है, लिहाजा इसे फरोख्त कर दिया जाए। इन्होंने पहले ही इस मकान को खरीदने के लिए भारी कर्जा उठाया हुआ था और इनके पास बाकायदा नौकरी भी ना थी। इनके लिए नए मकान को फरोख्त करना और फिर से दूसरे मकान को खरीदना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। एक दिन हमारे चचा अजमल और इनकी बेटी शमा हमारे घर वालिदा और बहन को देखने आए। चचा ने वालिद को पहले ही नए मकान की खरीदने पर मुबारकबाद दी और फिर इन्होंने इनसे कहा कि मैंने सुना है ये मकान काफी भारी है। वालिद ने जवाबन इनकी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा, आपने सही सुना है। तो तेरा क्या ख्याल है, तू क्या इस मकान को रखेगा? वालिद ने कहा कि सच्ची बात यह है कि मुझे इस बात का वहम हो गया है कि इस मकान में वाकई कोई न कोई गड़बड़ है। तभी इसका साबिका मालिक बुढ़ा इसे इंतहाई सस्ता फरोख्त करके चला गया। चल जरा इसके पुराने मालिक से मिले, मैं भी जरा देखूं कि मामला क्या है। वालिद और चचा इस मकान के साबिका मालिक से मिले तो इसने इस बात का एतराफ कर लिया कि इसने वाकई इतना अच्छा नया मकान औने पौने दामों फरोख्त कर दिया। इसने बतलाया कि मैंने जब इस मकान को बनाया था इसी वक्त से मेरी बर्बादी और तबाही के दिन शुरू हो गए थे। मेरा जवान बेटा मुंह से खून आने की वजह से अचानक मर गया। इसे इस मकान में एक दफा एक चुड़ैल नजर आई थी। तो बुजुर्गों, आपने अपनी मुसीबत हमारे गले में ही डालनी थी, वालिद ने कहा। इस बुढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस मकान को औने पौने फरोख्त करना मेरी मजबूरी थी। हम इस मकान में बहुत अजाब में थे। यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ पुरइसरार तौर पर वाकया होता रहता था। आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, वालिद ने इससे शिकवा करते हुए कहा। चचा और वालिद जब घर आए तो इन्हें खबर मिली कि शमा घर में बने मचान से फिसल गई। ये एक और नई मुसीबत हमारे घर में आ गई। वालिद और चचा इसे करीबी अस्पताल ले गए। इन्होंने इसकी आर्जी ट्रीटमेंट की और इसे किसी हद तक आराम तो आ गया, लेकिन इसके मुंह से काला गाढ़ा इसी तरह का लहू आने लगा जैसा कि रुकैया के मुंह से आ रहा था। खून भी ऐसा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी और रुकैया की बीमारी किसी हकीम डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। शमा एक दिन सोते हुए हड़बड़ा कर उठी और बोली, मुझे ख्वाब में चुड़ैल नजर आई है।
اب تو والد اور سب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ واقعی نئے گھر میں کسی اوپری مخلوق کا سایہ ہے۔ والدہ بھی کہتی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کے رقص کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب یہاں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ پہلی بات یہ کہ رقیہ اور شمع کے منہ سے لہو کیوں آ رہا ہے، اور وہ بھی کالے رنگ کا؟ اور دوسرا، وہ جب ایک مخصوص گول کمرے میں ہوتے ہیں تو وہاں اس کالی رنگت والے خون کی روانی کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ پر اسرار کالا خون کیسا ہے؟ اسی دوران والد صاحب نے مکان کے ماتھے پر مکان برائے فروخت کا بڑا سا بینر اشتہار لگا دیا۔ حالانکہ ہمارا مکان شہر کے مرکزی اور سہولیات سے بھرپور جگہ پر تھا، لیکن اس کا کوئی گاہک بھی نہ آیا۔ والد اسی مکان کو خرید کر بہت پریشان تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر تھا کہ کاش میں اپنی رہائش کے لیے کوئی کرائے کا مکان لے لیتا۔ ادھر والدہ، شمع کزن اور بہن رقیہ کا کسی کو نہ سمجھ آنے والی پر اسرار بیماری پر والد کا بہت سا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ چچا اجمل کے پاس پہلے ہی کوئی روزگار نہ تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کے علاج پر ایک دھیلا تک خرچ نہ کر رہے تھے۔ وہ ایک باتونی اور موقع پرست انسان تھے۔ والد فروٹ چاٹ کی ریڑھی بھی دل سے نہیں لگا رہے تھے، وہ دماغی طور پر معاف سے ہو گئے تھے۔ اسی دوران ہمارے گھر میں ایک خوفناک اور عجیب سا واقعہ یہ ہوا کہ ہماری رہائش کے ایک مخصوص کمرے جس میں وائٹ سفیدی یا چونا ہوا تھا، وہ اچانک بغیر کسی وجہ کے نہ صرف کالا ہو رہا تھا بلکہ کمرے کی دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے پھول کر اکھڑنے لگا تھا، جبکہ مکان کے بقیہ حصے صحیح سلامت تھے۔ رقیہ کہتی تھی کہ مجھے اس کمرے کی دیواروں میں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ یہ صورتحال ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دوسری جانب شمع بھی پاگلانہ حرکات کر رہی تھی۔ والدہ کے سر کا درد دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ انہیں نانا اپنے گھر لے گئے تھے۔ الغرض ہمارے گھر میں شدید تناؤ، پریشانی کے کالے بادل چھا گئے۔ ہم بہن بھائی الگ سہمے ہوئے تھے۔ ایک دن والد کے قریبی دفتری دوست رحمت بابا آئے۔ ان کا حلیہ بالکل فقیروں ملنگوں کی طرح تھا۔ انہوں نے لمبا سا سبز چوگا پہنا ہوا تھا جس میں سے شدید درباری عطروں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی ہر انگلی میں مختلف پتھروں کی انگوٹھیاں لگی ہوئی تھی، یعنی کہ زمرد، عقیق، ٹائیگر، فیروزہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے والد کو کہا کہ شاہد، میں نے سنا ہے کہ تو آج کل اپنے نئے گھر کو خرید کر بہت پریشان ہے۔ والد اپنے اعصاب اور جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ وہ رحمت بابا سے لپٹ کر پھوٹ کر رونے لگے۔ رحمت بابا نے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تو خدا پر بھروسہ کر اور تو میری ایک بات مان۔ کون سی بات؟ والد نے تجسس سے پوچھا۔ رحمت بابا نے انہیں کہا کہ میں کل اپنے چلہ کاٹنے والے استاد غلام حیدر سائیں کو لاؤں گا، وہ تیرے مکان کو سونگھے گا۔ سونگھے گا؟ یہ کیسی مضحکہ خیز بات کر رہے ہو؟ رحمت بابا نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو اس معاملے میں ذرا میرے استاد سائیں غلام حیدر کو تو آزما کر دیکھ۔ اس دوران وہاں چچا اجمل اتفاق سے ان کے درمیان آ گئے۔ انہوں نے رحمت بابا کی باتیں سنی تو انہوں نے اس کے منہ پر ہی یہ چپتا ہوا جملہ کہا، تو مجھے کسی فراڈیے سے کم نہیں لگتا۔ رحمت بابا نے غصے میں آ کر ان سے بحث کرنا شروع کر دی۔ ماحول خواہ یکدم خراب اور تناؤ زدہ ہو گیا۔ والد نے چچا کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، رحمت میرا بہت پرانا اور مخلص اور اچھا دوست ہے، یہ تو مجھے بغیر لالچ کے اچھا مشورہ دے رہا تھا۔ چچا نے والد سے غصاخی والے انداز میں کہا، میں تو تیرے گھر آ کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری بیٹی شمع تیرے گھر کیا آئی، وہ بھی آسیب زدہ ہو گئی۔ تو میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ والد نے انہیں لتاڑتے ہوئے کہا، تو خود اپنی مرضی سے ہمارے گھر آیا تھا، میں تیرا کوئی ہاتھ پکڑ کر نہیں لایا تھا۔ چچا نے رحمت بابا کو ایک غلیظ گالی دی تو میرے والد نے انہیں شدید غصے سے کہا، تو ابھی میرے گھر سے نکل جا، میں خود بھی یہاں ایک لمحے کو ٹھہرنا نہیں چاہتا۔ چچا بھی چلائے۔ رحمت بابا کرسی سے یہ جملہ کہہ کر اٹھے، خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے، اگر تم کو میری باتوں مشورے پر یقین نہیں ہے تو تم جانو تمہارا کام۔ نہیں رحمت
تم ناراض نہ ہو، ہماری فیملی پہلے ہی ذہنی طور پر بہت اذیت سے گزر رہی ہے۔ شاہد تو اس ڈھونگ مداری کو جانے دے، چچا ڈھیٹ بنے ہوئے دوبارہ بولے تو بابا رحمت جھٹ سے ہمارے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد والد اور چچا کے درمیان بہت شدید گالم گلوچ والا جھگڑا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چچا اجمل اپنی بیمار بیٹی شمع کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ والدہ پہلے ہی نانا کے گھر چلی گئی تھی، اس لیے ہمارے گھر کا ماحول مزید افسردگی نحوست کا ماحول بن گیا۔ والد کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ سایہ زدہ مکان بک نہیں رہا تھا۔ والدہ نانا کے گھر تھی، شمع رقیہ اور ایک پراسرار بیماری سے لڑ رہی تھی۔ دوسری جانب والد کے معاشی حالات ہم سب فیملی کو خوف کی گراف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ دوسرے روز چچی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے گھر میں آتے ہی ہمارے خاندان کو بری طرح کوسنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کے سایہ شدہ گھر کی وجہ سے میری بیٹی شمع کی حالت غیر ہوئی۔ تمہیں ہمیں پہلے ہی بتلانا چاہیے تھا کہ تمہارے گھر میں کسی بدروح کا سایہ ہے۔ والد نے کہا کہ بھاوت جی، ہمیں تو خود اس کے سابقہ مالک نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ہمیں اوپری مخلوق کے قبضہ شدہ مکان اونے پونے داموں میں پکڑا دیا۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہارا یہ منطق، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میری بیٹی تمہارے منحوس گھر میں آئی اور وہ شدید بیمار ہو، اب تم ہی اس کا علاج کرواؤ، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ والد نے کہا کہ میری بیوی اور بیٹی پہلے ہی خود بیمار ہے اور میں کیا کروں، میں تو بھتیجی شمع کا علاج کروا رہا تھا۔ یہ بے وقوف اجمل میرا بھائی خود ہی اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ نیز اس نے میرے دوست رحمت بابا کو الٹا سیدھا بول کر ناراض کر کے میرے گھر سے بھیج دیا۔ وہ اپنا استاد سائیں غلام حیدر کو اس مکان سے بدروح کا اثر ختم کرنے کے لیے لانے والا تھا۔ شاہد خدا کے واسطے میری بیٹی کے سر سے اس بن بلائی آفت کو ٹالنے کا کوئی بندوبست کر۔ بھاوت جی، میں نے اجمل کو 1000 بار منع کیا تھا وہ رحمت بابا کو ناراض نہ کرے اور نہ ہی وہ ہمارے معاملات میں دخل دے۔ اس نے ہی سارا بنا بنایا کام خراب کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اجمل چچا نے اپنا وتیرہ بدلتے ہوئے ڈرامائی انداز میں میرے والد کو کہا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ واقعی مجھے تم لوگوں کے درمیان آ کر فتور نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ چچا نے والد کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی شمع کی پر اصرار ڈاکٹروں اور حکیموں کی سمجھ میں نہ آنے والی بیماری کی وجہ سے بہت دلگیر اور پریشان ہوں۔ والد نے گلے لگاتے ہوئے کہا، میں کون سا سکھ چین سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، یہ منحوس مکان تو میرے گلے میں سوئی کی مانند پڑ گیا ہے۔ چچا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بھائی اب تو کوئی ایسی صورت کہے تو میں خود رحمت بابا کے گھر جا کر اس کے پاؤں پڑ کر اس کے استاد سائیں غلام محمد کو بلا لاؤں۔ اس روز دونوں رحمت بابا کے گھر گئے۔ وہاں چچا روتے ہوئے رحمت بابا کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے اس سے اپنے کیے گئے سابقہ رویے کی معافی مانگتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے اپنے استاد سائیں غلام حیدر کے ذریعے میری بیٹی شمع کے مرض کا روحانی علاج کروائیں۔ علاج کی تیری بیٹی کو نہیں بلکہ تجھے ضرورت ہے۔ رحمت بابا نے اسے جلتا ہوا طنزیہ جملہ داغا۔ ادھر والد بھی اس کی منتیں سماجتیں کر رہے تھے، لیکن اس نے ان دونوں بھائیوں کو کوئی لفٹ نہ کروائی۔ اس نے ہوں ہاں کر کے معاملہ ٹال دیا۔ والد اور چچا نے کہا کہ رحمت بابا، میں تیرے پاس بڑے مان سے آیا ہوں، دیکھ لیں ہم دونوں کی بیٹیاں بے قصور اور پراسرار بیماری کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہیں۔ اسی دوران ہمارے گھر کی داخلی دیوار پر کسی نامعلوم شخص نے کالی سیاہی سے لکھ دیا کہ اس مکان پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہے، جو خریدے گا وہ مرے گا۔ والد رونے لگے تو چچا نے انہیں تسلی دی۔ چچا اجمل کو اب عقل سی آ گئی تھی۔ ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ رحمت بابا آئے گا۔ وہ خلاف توقع اپنے استاد سائیں غلام حیدر کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ رحمت بابا نے میرے والد اور چچا کو کہا کہ میں تم لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہوں، تمہاری طرح میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، اور ویسے بھی شاہد میرا پرانا دفتری ساتھی ہے اور جگری دوست ہے۔ والد اور چچا نے جب اس سے مزید اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا، بس اب مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے دل میں تمہاری جانب سے کوئی میل نہیں ہے، تم ذرا سائیں غلام حیدر کو اپنا کام کرنے کی اجازت دو،
हाँ, क्यों नहीं, आप इस घर में जहां जाना चाहें वहां जाकर अपना काम करें। साईं गुलाम हैदर का हुलिया भी बहुत मुज़हका खेज, बिल्कुल फकीरों की तरह था। इसके पास से बच्चों के पोतड़ों पर से आने वाली हल्की सी बदबू महसूस हो रही थी। इसको वालिद ने वो कमरा दिखाया जहां रुकैया, शमा और वालदा की तबीयत खराब हुई थी और वहां की सफेदी चूने वाली दीवारें काली हो गई थी। साईं गुलाम हैदर ने घर की तमाम दीवारों पर कुछ पढ़कर पानी के कतरे फेंके। इसने इस मखसूस कमरे पर अपना अमल बहुत देर तक किया जहां वालिद को शक था कि इस पर कोई ओपरी साया है। साईं गुलाम हैदर घर में नींद पागलों वाली उल्टी सीधी हरकत कर रहा था कि इसे देखकर हंसी आ रही थी, जबकि वालिद और चचा इसके आगे पीछे फिर कर इसका काम देखते रहे। वो हमारे पड़ोसी के मकान में भी गया। वहां इसने हमारी और इसकी मुश्तरका दीवार को भी अपनी नाक लगाकर सूंघा। वहां पड़ोसी के घर में इसने दीवानों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के आलम में कहा, मैंने इस घर का निस्ती का असल कारण पकड़ लिया है। लो जी शाहिद साहब, आपके घर से अब ये नहुसत हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। कैसी नहुसत? वालिद ने पुरतजस्सुस होकर इससे पूछा। साई ने कहा कि मेरे साथ इस कमरे में आओ जहां आपको ओपरी साया का शक है। सब जब मकान के इस मखसूस कमरे में पहुंचे तो साई ने कमरे की दाईं दीवार की तरफ इशारा करते हुए वालिद और चचा को कहा, इस मकान का असल दुश्मन इधर फंसा हुआ है। कैसा दुश्मन? हमसे साफ और मुख्तसर बात करो, चचा ने रोंदी सूरत बनाते हुए कहा। साईं गुलाम हैदर ने इन्हें बतलाया कि मेरे हिसाब के मुताबिक इस कमरे की दीवारों में गंतारी जिन की रूह फंसी हुई है, जिसे माहिर अमलियात नेस्ती मारा संतानी जिन कहते हैं। संतानी से मुराद हर चीज पर काराहट चिपका जाती है। इसकी रूह इस दीवार में कैसे आन फंसी ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस संतानी किस्म की जिन की रूह कैसे इस दीवार में पेबस्त है। ये क्यों और कैसे आई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने मौकलों की दी हुई शक्तियों से इस खबीस रूह को निकाल दूंगा। लेकिन मेरे इस काम में आपका मजीद कुछ और नुकसान हो जाएगा। अब भी हमारा ही नुकसान होगा? वालिद बोले। हाँ जी। साईं गुलाम हैदर ने इनकी बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं अब जो अमल या जाप करने लगा हूं, इसके बाद तुम्हारे घर की दीवारों का प्लस्तर गिरेगा और जहां इस गंतारी जिन की खबीस काली रूह फंसी हुई है, और इसके बाद भी अगर हमारे घर की नेस्ती कम ना हुई तो हम क्या करेंगे? वालिद ने परेशान कुन लहजे में ये लफ्ज कहा तो इसका जवाब साईं ने नहीं बल्कि इसकी जगह रहमत बाबा ने जवाब दिया कि शाहिद, अगर तेरे जहन में अब भी साईं जी के तजर्बे पर कोई शक है तो मैं इसी वक्त इसे यहाँ से ले जाता हूँ। वालिद ने चचा से मशवरा किया तो इन्होंने मशवरा दिया कि डूब तो हम पहले ही गए हैं, चलो आखिरी बार साईं को भी आजमा लें। रहमत बाबा ने सवालिया अंदाज में अपनी निगाहें वालिद की जानिब घुमाते हुए पूछा, हाँ तो हमारे लिए क्या हुक्म है? वालिद ने मरे दिल से इजाजत देते हुए कहा, रहमत तेरा दिल जो करे वो कर, तू चाहे तो इस मकान को या इस इमारत को गिराकर खंडर बना दे। अबे तू दिल बड़ा रख, हिम्मत कर और हमारा काम देख। साईं हैदर अली ने हम सबको कहा कि मैं जो अपनी जुबान से कलमात निकालूंगा तुमने दरमियान में कोई बात नहीं करनी और ना ही हंसना है। इसने हम बच्चों को कमरे से निकाल दिया, लेकिन हम बच्चे खिड़की में खड़े होकर इसे देखने लगे। साईं गुलाम हैदर तेज तेज अपनी मखसूस आवाजों में कुछ जाप पढ़ता रहा। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारे कमरे की फ्रंट वाली दीवार में अचानक जोरदार दरार पड़ी जो दूर तक गई। इस मंजर को देखकर चचा अजमल डर कर वहां से भाग गए, जबकि वालिद रहमत बाबा वहीं खड़े रहे। हम बच्चे भी सहम कर एक तरफ हो गए। साईं गुलाम हैदर ने तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बड़ी हिम्मत से अपने अमल को जारी रखा। वो पसीने पसीने हो गया। मुझे अभी तक याद है कि इसके कानों से हल्का हल्का खून आने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो धड़ाम से जमीन पर बेखुद होकर गिर गया। इसने बाबा रहमत को अपने तरीके से इशारा करके कहा कि मेरे ऊपर पानी डालो। वालिद गुसल खाने से पानी से भरी हुई बाल्टी लाए। इन्होंने पूरी बाल्टी इस पर उंडेल दी।
इसके असाब कुछ टिकाने आए तो वो अपनी जगह से उठा और इसने वालिद को कहा, मुबारक हो, मैंने आपके घर की दीवारों में फंसी हुई बरसों पुरानी गंतारी जिन की शैतानी रूह को अपने अमल की ताकत से बाहर निकाल दिया है। वालिद ने इसे कहा, काश तेरा अमल कारामद हो, हम पहले ही बड़े अजाब में हैं। तो शाहिद, तुझे अब भी साईं के अमल पर शक है? रहमत बाबा ने ये जुमला कहा तो साईं गुलाम हैदर ने बात काटते हुए कहा, अगर आप अब भी मेरे काम से मुतमईन नहीं है तो मैं अपने एक छोटे से अमल से अपना किया गया अमल वापस लाता हूँ और जो गंतारी जिन की बदरू तुम्हारे घर की दीवार से भागी है वो वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना। चचा अजमल चिल्लाए, तुम लोग मेरे काम का अच्छा नतीजा दे रहे हो, 2 दिन बाद देख लेना। और हाँ, अब चंद रोज तक तुम्हारे घर की दीवारों का उखड़ा प्लस्तर मजीद उखड़ेगा और इस पर तुम्हें कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। चलो ये जहर भी तो हम पी लेंगे, बस हमारी इस आफत से जान छूट जाए। ऐसा ही होगा, साईं ने वालिद को कहा। साईं और रहमत बाबा के चले जाने के बाद हमारे घर का पहले से बुरा हाल हो गया था। बिलखसूस कमरे की दीवारों से प्लस्तर झड़ने के बाद बड़ा बदनुमा और दिल डरा देने वाला नक्शा पेश कर रहा था। 2 रोज तक वालिद और चचा का ये ख्याल था कि साईं अपना बेकार काम करके गया है और उल्टा हमारे घर की दीवारों को बर्बाद कर गया है। लेकिन चचा अजमल इन्हें इस बात से तसल्ली दे रहे थे कि इसने जब कुछ चाप वाले कलमात पढ़े थे तो कमरे की दीवार का अचानक प्लस्तर फटना था। इससे 2-3 बातें साबित ये होती हैं। पहली, ये सब कुछ इसके जाप की वजह से हुआ। दूसरी, हमें इस मकान में कुछ दिली तौर पर सुकून महसूस हो रहा है। तीसरे रोज एक खिलाफ तवक्को अच्छा मौजज़ा हो गया, वो ये कि हमारे नाना खुद ही हमारी नाराज वालिदा को लेकर हमारे घर आए। नाना ने जब घर का प्लस्तर उखड़ा, इधर उधर देखा तो इन्होंने इन्हें बुरा भला कहा कि ये क्या किया। वालिद ने इन्हें कहा कि मैं घर के हालात की वजह से परेशान था और दूसरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इन्होंने नाना को गुस्से से देखकर कहा, आपने मेरी परेशानियों को कम करने की बजाय इसमें मजीद इजाफा कर दिया। आप उल्टा जाहिदा की माँ को अपने घर ले गए। मेरा तो सब कुछ चौपट होकर रह गया था। नाना इनकी बात सुनकर और हालात देखकर कुछ लाजवाब और शर्मिंदा से हो गए। इनसे मेरी छोटी बहन ने भी शिकवा किया। वालिदा और नाना ने अपने किए की माफी मांगी। नाना ने वालिद को इस जमाने में कुछ रकम उधार दी। इससे वालिद ने घर की तमाम दीवारों की दोबारा से प्लस्तर करवाया, हालत ठीक करवाई और इसके बाद दिलचस्प और अच्छी बात यह हुई कि हमारे घर में कभी कोई नेस्ती बदसकूनी की कोई बात नहीं हुई, बल्कि ये भी हुआ कि वालिद को दोबारा से अच्छी तनख्वाह पर जॉब मिली और हमारे घर के पिछवाड़े में 4 दुकानें खुल गईं। ये मशवरा भी साईं गुलाम हैदर ने दिया था और इससे ना सिर्फ हमारी इजाफी आमदनी हो गई बल्कि हर लिहाज से खुशहाली आ गई। अब हमारे मकान को खरीदने के लिए गाहक मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। आखिरी कीमत 30,000 लगी, जिसे वालिद ने ठुकरा दिया। साईं गुलाम हैदर और रहमत बाबा अपने वादे पर खड़े रहे। इसके बाद कभी भी हमारे घर से किसी जिन चुड़ैल के चलने फिरने या भयानक आवाजें आना बंद हुई और ना ही कभी साईं गुलाम हैदर नजर आया। जी तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आपको? उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सिवाय अपनी ज़ात के कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन। शुक्रिया।